नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसने पूरी 20वीं सदी की शक्ल ही बदल कर रख दी। हम बात कर रहे हैं समाजवाद और साम्यवाद की। और इसी विचारधारा की आग से जन्मी रूसी क्रांति की। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें सीधे उस दौर में ले जाते हैं जब दुनिया एक बहुत बड़े उथल-पुथल वाले बदलाव से गुजर रही थी। ये समझना वाकई कमाल का है कि कैसे एक आइडिया सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जमीन पर उतरकर हजारों साल पुराने साम्राज्यों को उखाड़ फेंकता है। बिल्कुल। तो चलिए अब इसी आइडिया की जड़ से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है औद्योगिक क्रांति से। यूरोप में बड़े बड़े कारखाने लगे, भाप से चलने वाली मशीनें आईं और देखते ही देखते समाज साफ तौर पर दो हिस्सों में बढ़ गया। एक तरफ थे पूंजीपति, मतलब फैक्ट्रियों के मालिक, जिनके पास पैसा था और वो और पैसा बना रहे थे। और दूसरी तरफ थी एक बहुत बड़ी आबादी जिन्हें हम श्रमिक वर्ग या मजदूर कहते हैं। हाँ, और उनकी हालत मतलब बहुत ही खराब होती जा रही थी। उनसे दिन में 16-16 घंटे काम लिया जाता था। कोई सुरक्षा नहीं, कोई अधिकार नहीं। और बदले में मिलती थी बस पेट भरने लायक मजदूरी। और जाहिर सी बात है, जब शोषण हद से बढ़ता है तो बगावत होती है। इसी शोषण के खिलाफ एक सोच ने जन्म लिया जिसे समाजवाद कहा गया। अच्छा, तो ये समाजवाद का आइडिया सुनने में तो बहुत सीधा लगता है। कोई शोषण नहीं, सबको बराबर का हक। फिर शुरुआत में इसमें क्या दिक्कत थी? सवाल बहुत अच्छा है। दरअसल समाजवाद का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत सीधा है। उत्पादन के जो साधन हैं, जैसे जमीन, कारखाने, खदाने, उन पर किसी एक इंसान का हक नहीं होना चाहिए। हाँ, वो पूरे समाज की संपत्ति होनी चाहिए, ताकि जो भी मुनाफा हो वो सबकी भलाई के लिए इस्तेमाल हो, न कि किसी एक की तिजोरी भरने के लिए। तो मुश्किल कहाँ थी? मुश्किल ये थी कि इस आदर्श दुनिया तक पहुंचा कैसे जाए। इस पर किसी की एक राय नहीं थी। मतलब मंजिल एक थी पर रास्ते अलग अलग। हमारे स्रोत बताते हैं कि शुरुआती समाजवादी तो बड़े शांति प्रिय लोग थे। उन्हें यूटोपियन कहा गया। बिल्कुल स्वप्नदर्शी। फ्रांस के सेंट साइमन और चार्ल्स फुरियर जैसे विचारक मानते थे कि दिल जीत कर बदलाव लाया जा सकता है। वो फैक्ट्री मालिकों से अपील करते थे कि आप मजदूरों का भला सोचो, उनके साथ मिलकर एक बेहतर समाज बनाओ। हाँ, वो वर्ग संघर्ष की नहीं, वर्ग समन्वय की बात करते थे। सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कह सकते हैं कि हकीकत से कोसों दूर थी। कोई अमीर अपनी मर्जी से अपनी दौलत क्यों बांटेगा? बिल्कुल। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। इतिहास के मंच पर एंट्री होती है कार्ल मार्क्स की। और उन्होंने कहा कि प्यार और अपील से कुछ नहीं होगा, ये व्यवस्था ही शोषण पर टिकी है और इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। एकदम सही। कार्ल मार्क्स और उनके साथी फ्रेडरिक एंगल्स ने समाजवाद को एक वैज्ञानिक, एक आक्रामक रूप दिया। मार्क्स ने कहा, इतिहास उठाकर देख लो, ये हमेशा से दो वर्गों की लड़ाई रही है। एक वो जिसके पास सब कुछ है और दूसरा वो जिसके पास कुछ भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पूंजीवाद अपनी कब्र खुद खोदता है। ये इतना शोषण करेगा कि मजदूर एक दिन उठ खड़े होंगे और क्रांति करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लेंगे। उनका एक मशहूर नारा भी तो था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक तरह का एक्शन प्लान था। और इस प्लान को अमल में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बने। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और फिर 1889 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिनका मकसद था दुनिया भर के मजदूरों को एक साथ लाना, ताकि एक देश की लड़ाई दूसरे देश के मजदूरों को भी प्रेरित कर सके। तो ये विचारधारा यूरोप में तो फैल रही थी, लेकिन इसने सबसे बड़ा धमाका रूस में ही क्यों किया? बाकी देशों जैसे ब्रिटेन या जर्मनी में क्यों नहीं, जहां उद्योग कई ज्यादा विकसित थे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। रूस उस समय एक टाइम बॉम्ब पर बैठा था। वहां के हालात बाकी यूरोप से बहुत अलग थे। जैसे कि सबसे बड़ी बात थी वहां का शासक, जिसे जार कहते थे। उस वक्त रूस पर रोमनाव खानदान का राज था और गद्दी पर थे जार निकोलस द्वितीय। और उनका शासन पूरी तरह से तानाशाही था। बिल्कुल। वो मानते थे कि उन्हें भगवान ने राज करने भेजा है, इसलिए जनता की सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और जनता का मतलब था मुख्य रूप से किसान। रूस की 80% से ज्यादा आबादी तो गांव में ही रहती थी। उनकी क्या हालत थी? हालत बहुत खराब थी। कहने को 1861 में वहां कृषि दास्ता खत्म कर दी गई थी, पर किसानों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। क्यों? उन्हें जो जमीनें मिली वो इतनी छोटी थीं कि उन पर गुजारा करना नामुमकिन था। ऊपर से उन्हें उस जमीन के लिए सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। वो पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबे रहते थे। और शहरों में जो मजदूर थे, उनकी हालत भी कुछ बेहतर नहीं रही होगी। बिल्कुल नहीं। रूस में औद्योगिकरण देर से शुरू हुआ था
और वो भी विदेशी पैसे पर निर्भर था। अच्छा। तो फ्रांस और ब्रिटेन के पूंजीपति रूस में पैसा लगा रहे थे, लेकिन उनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना था, मजदूरों की भलाई नहीं। तो यहाँ के मजदूरों का दोहरा शोषण हो रहा था। हाँ, एक तो अपने मालिकों से और दूसरा विदेशी ताकतों से। उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, वो हड़ताल तक नहीं कर सकते थे। मतलब गुस्सा किसानों में भी था, मजदूरों में भी था। और इस उबलते हुए माहौल में जार ने रूसीकरण की नीति अपनाकर आग में घी डालने का काम किया। ये क्या था? रूस एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहां सिर्फ रूसी लोग नहीं रहते थे, फिन, पोल, यहूदी, कई अलग अलग नस्ल और धर्म के लोग थे। और जार ने इन सब पर जबरदस्ती रूसी भाषा, रूसी संस्कृति और रूसी चर्च को थोपना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो अल्पसंख्यक अब तक चुप थे, वो भी जार के कट्टर दुश्मन बन गए। और फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया के सामने रूस की पोल खोल दी। 1904-05 का रूस-जापान युद्ध। हाँ, एक छोटे से एशियाई देश से इतनी बड़ी यूरोपियन ताकत का हार जाना, ये तो बहुत बड़ा झटका था। इसने जार की महानता का बुलबुला फोड़ दिया। और लोगों को समझ आ गया कि ये शासन बाहर से जितना मजबूत दिखता है, अंदर से उतना ही खोखला है। इस हार ने जनता के गुस्से को एक चिंगारी दे दी और इसी का नतीजा था 1905 की क्रांति, जिसे खूनी रविवार की घटना के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। 9 जनवरी 1905 को हजारों लोगों का एक शांतिपूर्ण जुलूस, जिसमें औरतें और बच्चे भी थे, रोटी दो के नारे लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में जार के महल की तरफ जा रहा था। उन्हें उम्मीद थी कि उनका राजा, जिसे वो लिटिल फादर कहते थे, उनकी सुनेगा। लेकिन जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। हजारों लोग मारे गए। वो सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, वो एक रिश्ते का अंत था। बिल्कुल। उस दिन जार लोगों के लिए लिटिल फादर से खूनी निकोलस बन गया। इस घटना के बाद तो शांति से बदलाव की कोई उम्मीद ही नहीं बची होगी। कोई उम्मीद नहीं। खूनी रविवार की खबर ने पूरे रूस में आग लगा दी। हर तरफ हड़तालें और विद्रोह होने लगे। दबाव में आकर जार को ड्यूमा यानी एक संसद बनाने का ऐलान करना पड़ा। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। हाँ, जार ने ड्यूमा को कभी असली ताकत दी ही नहीं। 1905 की क्रांति भले ही कुचल दी गई, पर इसने 1917 की बड़ी क्रांति का एक तरह से ट्रेलर दिखा दिया था। और फिर आया साल 1917, क्रांति का साल। इस बार आग को भड़काने का काम किया प्रथम विश्व युद्ध ने। हाँ, 1914 में जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो रूस भी उसमें कूद पड़ा। जार को लगा कि युद्ध से लोगों का ध्यान अंदर की समस्याओं से हट जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हाँ, रूसी सेना के पास न अच्छे हथियार थे, न कपड़े, न खाना। लाखों सैनिक मोर्चे पर मारे जा रहे थे और देश के अंदर शहरों में रोटी के लिए दंगे हो रहे थे। जनता का सब्र अब पूरी तरह टूट चुका था। और इसी टूटे हुए सब्र का विस्फोट हुआ मार्च 1917 में। 7 मार्च को राजधानी पेट्रोग्राड की सड़कों पर हजारों औरतें और मजदूर रोटी दो और तानाशाही खत्म करो के नारे लगाते हुए उतर आए। और इस बार एक बहुत एनशाइडन बात हुई। क्या? जब जार ने सैनिकों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का हुक्म दिया, बिल्कुल, तो सैनिकों ने साफ मना कर दिया। बिल्कुल। और वो खुद विद्रोह करके मजदूरों के साथ मिल गए। जब अपनी सेना ने ही साथ छोड़ दिया तो जार के पास कोई चारा नहीं बचा। 12 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी छोड़ दी। और इसी के साथ रूस में 300 साल पुराने रोमानो वंश के तानाशाही राज का अंत हो गया। तो राजशाही खत्म हो गई। इसके बाद केरेंस्की के नेतृत्व में एक सरकार बनी। तो फिर क्रांति यहाँ खत्म क्यों नहीं हुई? नवंबर में एक और क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मार्च की क्रांति ने सिर्फ राजा को हटाया था, उस व्यवस्था को नहीं जिससे लोग परेशान थे। मतलब? केरेंस्की की नई सरकार ने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने युद्ध जारी रखने का फैसला किया, जबकि देश शांति चाहता था। और किसानों को जमीन देने का वादा भी पूरा नहीं किया। सही बात है, लोग भूखे मर रहे थे। तभी स्विट्जरलैंड में बैठे एक शख्स को जर्मनी ने एक सीलबंद ट्रेन में बिठाकर रूस भेज दिया। वो शख्स था व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक पार्टी के नेता। उनके आते ही खेल पूरी तरह बदल गया। बिल्कुल। लेनिन ने रूस पहुंचते ही अपनी प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस पेश की। उन्होंने जनता को कोई लंबे चौड़े भाषण नहीं दिए, बस 3 सीधे साधे नारे दिए। भूमि, शांति और रोटी। हाँ, ये वो 3 चीजें थीं जो हर रूसी को उस वक्त चाहिए थीं। किसान को जमीन, सिपाही को शांति और मजदूर को रोटी। लेनिन ने जनता की नब्ज पकड़ ली थी। और फिर आया 7 नवंबर 1917 का वो दिन, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के हिसाब से वो अक्टूबर का महीना था।
लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बिना ज्यादा खून खराबे के पेट्रोग्राद की सारी अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, सब पर। हाँ, केरेंस्की की सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई। इतिहास में पहली बार सत्ता मजदूरों और किसानों यानी सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई थी। सत्ता पर कब्जा करना एक बात थी, पर इतने बड़े और बिखरे हुए देश को चलाना तो और भी मुश्किल रहा होगा। लेनिन के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या थीं? चुनौतियां हर तरफ थीं। देश के अंदर जार के समर्थक, अमीर जमींदार, उन्होंने गृहयुद्ध छेड़ दिया। और तो और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे 14 देशों ने अपनी सेनाएं रूस भेज दी। वो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि साम्यवाद का ये वायरस उनके देशों में फैले। तो एक तरफ गृहयुद्ध और दूसरी तरफ विदेशी हमला। इस दोहरी मार से लेनिन की सरकार कैसे बची? इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार थीं। एक, ट्रॉट्स्की के नेतृत्व में बनाई गई लाल सेना यानी रेड आर्मी। और दूसरी थी चेका नाम का खूंखार गुप्त पुलिस संगठन। चेका का काम था क्रांति के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर खत्म करना। इन दोनों ने क्रूरता से हर विरोध को कुचल दिया। लेकिन युद्ध ने देश की अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह तबाह कर दिया होगा। तबाह क्या, बर्बाद कर दिया था। उत्पादन ठप हो गया था, शहरों में भुखमरी फैल गई थी। और यहीं पर लेनिन ने एक ऐसा कदम उठाया जो सबको चौंका गया। बिल्कुल, उन्होंने 1921 में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी लागू की। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब जिस इंसान ने पूरी क्रांति ही पूंजीवाद के खिलाफ की, उसी को सत्ता बचाने के लिए पूंजीवाद का सहारा लेना पड़ा। इसे हार से ज्यादा एक प्रैक्टिकल कदम कह सकते हैं। लेनिन समझ गए थे कि विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन भूखे लोगों को सबसे पहले रोटी चाहिए। तो एनईपी में क्या था? एनईपी के तहत किसानों को अपनी फसल का एक हिस्सा सरकार को देने के बाद बाकी फसल बाजार में बेचने की इजाजत दे दी गई। छोटी छोटी फैक्ट्रियां निजी हाथों में वापस दे दी गईं। ये तो कट्टर साम्यवाद से एक बहुत बड़ा यू टर्न था। हाँ, लेकिन इसने देश की डूबती अर्थव्यवस्था को बचा लिया। इस बात का सबूत है कि कट्टर सिद्धांत जमीनी हकीकत के सामने अक्सर झुक जाते हैं। और इसी दौर में 1922 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की स्थापना हुई। लेकिन 2 साल बाद ही 1924 में लेनिन की मौत हो गई। उनके बाद क्या हुआ? लेनिन की मौत के बाद सत्ता के लिए एक भयानक संघर्ष शुरू हुआ, मुख्य रूप से दो लोगों के बीच, लियोन ट्रॉट्स्की और जोसेफ स्टालिन। इस लड़ाई में जीत स्टालिन की हुई। हाँ, ट्रॉट्स्की एक शानदार वक्ता और बुद्धिजीवी थे, लेकिन स्टालिन पार्टी की मशीनरी पर अपनी पकड़ बना चुके थे। 1929 तक ट्रॉट्स्की को देश से निकाल दिया गया और स्टालिन सोवियत संघ के एक छत्र शासक बन गए। और स्टालिन का दौर सोवियत इतिहास का सबसे विवादास्पद दौर माना जाता है। एक तरफ वो देश को सुपर पावर बना रहे थे और दूसरी तरफ उन पर भयानक क्रूरता के आरोप है। बिल्कुल, स्टालिन ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश का जबरदस्त औद्योगिकरण किया। उनके नेतृत्व में सोवियत संघ एक पिछड़े खेती वाले देश से एक बड़ी औद्योगिक और सैन्य महाशक्ति बन गया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराने में सबसे अहम भूमिका निभाई। सही बात है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। क्या कीमत? स्टालिन ने एक तानाशाही स्थापित की। पार्टी के अंदर जिसने भी उनकी आलोचना की, उसे या तो मरवा दिया गया या साइबेरिया के लेबर कैंपों में भेज दिया गया। और लाखों किसानों को उनकी जमीनें छोड़कर सरकारी खेतों में काम करने पर मजबूर किया गया। हाँ, बोलने, लिखने, सोचने की आज़ादी पूरी तरह खत्म कर दी गई। उनका शासनकाल तरक्की और आतंक का एक अजीब सा मिश्रण है। तो अब आखिर में इस पूरी कहानी के वैश्विक प्रभाव पर आते हैं। इस एक क्रांति ने रूस से बाहर की दुनिया को कैसे बदला? इसका असर इतना गहरा था कि उसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। सबसे बड़ा असर यह हुआ कि दुनिया वैचारिक तौर पर दो खेमों में बंट गई। एक तरफ था अमेरिका के नेतृत्व वाला पूंजीवादी गुट, जो निजी संपत्ति और मुक्त बाजार में यकीन रखता था, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट, जो हर चीज पर सरकार के नियंत्रण की बात करता था। और इसी बंटवारे ने शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की नींव रखी। बिल्कुल, एक ऐसा युद्ध जो कभी सीधे तौर पर नहीं लड़ा गया, लेकिन दशकों तक पूरी दुनिया पर इसका साया मंडराता रहा। ये हथियारों की होड़, जासूसी और दुनिया के अलग अलग कोनों में प्रॉक्सी वॉर का दौर था। हाँ, लेकिन इसका एक सकारात्मक असर भी हुआ। सोवियत संघ ने दुनिया भर में उपनिवेशवाद के खिलाफ चल रहे आजादी के आंदोलनों को खुलकर समर्थन दिया। भारत जैसे कई देशों के स्वतंत्रता सेनानियों को इससे प्रेरणा और वैचारिक बल मिला। बिल्कुल, इसने दुनिया के सामने एक वैकल्पिक आर्थिक मॉडल भी रखा, जिसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को मजबूत किया। तो आज हमने समाजवाद के जन्म से लेकर रूसी क्रांति के विस्फोट और उसके दशकों तक चले असर की पूरी कहानी को समझा।
ये सिर्फ एक देश में सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक विचार की, जिसने दुनिया को समानता का सपना दिखाया। ये कहानी है उन किसानों और मजदूरों की जिन्होंने बेहतर जिंदगी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। और ये कहानी उन चेतावनियों की भी है जो हमें बताती हैं कि कैसे एक महान आदर्श भी जब तानाशाही का रूप ले लेता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद सोचने वाली बात यह है कि समानता और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। रूसी क्रांति ने समानता लाने की कोशिश में स्वतंत्रता को कुचल दिया। और आज की दुनिया में जहां असमानता फिर से बढ़ रही है, हम इतिहास के इस अध्याय से क्या सबक सीख सकते हैं? यही सवाल शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी टेकअवे है।